Good morning, students. This is the next class. In this class, we are going to discuss about the buffer isotonic solution. So, buffers are the solutions which help in resisting the pH when either acid or a base is added to a solution or a formulation, right? Now, let us talk about the isotonic solutions. What is the relation between the isotonicity and our body? Now, starting, what exactly buffer isotonic solution means? We know that buffer is what? एक ऐसा कोई solution that can resist the pH जब भी उसमें कोई एक एसिड या बेस डाला जाए और उस सॉल्यूशन की पीएच ना चेंज होने दे, दैट इज नॉन एज बफर. व्हाट इज आइसोटोनिक? आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो व्हाट इज आइसोटोनिक? द सेम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, राइट. अब हम आते हैं किस पे, हमें आइसोटोनिसिटी की क्यों ज़रूरत है, क्या रिलेशन है आइसोटोनिसिटी और हमारी बॉडी के बीच में, या फॉर्मुलेशंस में आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारी बॉडी के पीएच, हमारी बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक फ्लूइड का एक अपना खुद का पीएच है. तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन देते हैं, या हम ओरली दे रहे हैं, या हम स्टमक के पीएच से कुछ मैच करना चाहते हैं, या हम इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं, मतलब इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो हमारे को क्या करना है, हमने जो भी फॉर्मुलेशंस देनी है उनका पीएच और जहां हम उस फॉर्मुलेशन को डाल रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसका पीएच इक्वल होना चाहिए या ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. अगर ये ना हुआ, किसी भी केस में अगर ये पॉसिबल नहीं होता, या ये प्रॉब्लम आती है कि पीएच चेंज है, मान लो जैसे हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है, ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन या फॉर्मुलेशन डाल लें बॉडी के अंदर, या कोई भी ऐसा इंजेक्ट करवा दें, एडमिनिस्टर करा दें, तो जिसका पीएच चेंज हो, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाके किसी भी तरह की इरिटेशन, स्वेलिंग, वहाँ जहाँ पे लगाया जाएगा द साइट ऑफ इंजेक्शन, वहाँ पे वो इचिंग या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इसी वजह से हम एक कोशिश करते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम उस सॉल्यूशन की, हम उस चीज़ की क्या मेंटेन कर सके, आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर सके. जो भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई ऑप्थेल्मिक मतलब आई की प्रिपरेशन हो सकती है, ईयर के लिए हो सकती है, स्टमक के लिए हो सकती है, ओरल रूट के लिए हो सकती है, राइट, इंटरमस्कुलर हो सकती है, इंट्रावीनस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन हम जहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर डाल रहे हैं, एडमिनिस्टर करा रहे हैं, तो वो प्रॉपरली उस पीएच के साथ सिमिलर होना चाहिए, ताकि वो हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. जैसे कभी कभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम लोग आइस के अंदर कोई भी ऐसी मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डालते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स होती है वो डालते हैं, और हमें ऐसे फील होता है, ऐसे सेंसेशन आती है कि बहुत इचिंग हो रही है या बहुत दर्द हो रहा है. तो वो किस वजह से आती है, वो पीएच के ना मैच होने की वजह से, ना आइसोटोनिक होने की वजह से हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं? आइसोटोनिक, आइसो भी हमने पढ़ा था, दैट इज फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन. हाइपोटोनिक मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहाँ पे ज़्यादा हो, आउटसाइड द सेल ज़्यादा हो. किससे? आउटसाइड द सेल ज़्यादा हो. और अगर हाइपोटोनिक की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहाँ ज़्यादा हो, इनसाइड द सेल. हाइपो मीन्स कम, hyper means ज़्यादा, and iso means the same. Next, moving to the topic of methods used for measurement of tonicity, कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम पता कर सकें या टॉनिसिटी को मेजर कर सकें कि कितना एक सॉल्यूशन है उसमें कितनी टॉनिसिटी की ज़रूरत है. ठीक है, कि हम हमारे को एक कोई भी फॉर्मुलेशन दे रखी है और हमें बताना है कि उसको कितना मैच करें, कि कितनी टॉनिसिटी, कितना पीएच उसका मेंटेन किया जाए कि वो उसके इक्वलेंट हो, वो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स के इक्वलेंट हो जहाँ पे भी एडमिनिस्टर करना है. दो मेथड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्या मेजर करने के लिए, टॉनिसिटी मेजर करने के लिए. फर्स्ट मेथड इज़ व्हाट? क्रायोस्कोपिक मेथड. द सेकंड मेथड इज़ व्हाट? hemolytic method. First method is cryoscopic and second one is hemolytic. Let us start from the cryoscopic method. Cryoscopic method क्या इन्वॉल्व करता है? It is the adjustment of tonicity. ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऑफ टॉनिसिटी किसके बेसिस पे कर रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत सारी इंक्लूडेड होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम लोग मेन किस पे बात करें? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, कि क्रायोस्कोपिक मेथड कैसे आइसोटोनिसिटी को डिटरमाइन करता है, या फिर ये कैसे रिलेशन बताता है आइसोटोनिसिटी और किसके बीच में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बीच में.
ठीक है, एक चीज़ समझने वाली है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट द आइसोटोनिसिटी, कि अगर आइसोटोनिसिटी पता चल जाए किसी चीज़ की तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। अगर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ पता चल जाए तो हमें आइसोटोनिसिटी पता चल जाएगी। तो दे आर डायरेक्टली लिंक टू विद ईच अदर। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि हमारे जो प्लाज्मा और ब्लड जो है या लैक्राइमल सिक्रीशंस है, कुछ भी है, उनका एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो हमें ऑलरेडी पता है, वो कितना है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं और जो जितने भी ब्लड हो गया, लैक्राइमल सिक्रीशंस होगी, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। और हमें ये भी पता है कि जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है, ये किसका सोल्यूशन है, NaCl का, वो हमारा क्या होता है, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो भी -0.52 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है डिग्री सेल्सियस का। तो इट मीन्स ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो अब हम किसी भी तरह अगर हमारे को कोई भी एक सोल्यूशन दिया जाए, अननोन सोल्यूशन दिया जाए, और हमें बोला जाए कि हमें पता करना है कि ये ईदर इट इज़ आइसोटोनिक और नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उस सोल्यूशन का क्या चेक कर लें, हम उसका टेम्परेचर चेक कर लें कि ईदर इट इज़ -0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर तो वो -0.52 डिग्री सेल्सियस है तो इट मीन्स इट इज़ आइसोटोनिक, और अगर वो नहीं है, उसका टेम्परेचर इतना नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट आइसोटोनिक। तो अगर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी एक तरह के सॉल्यूट मिला सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मिला सकते हैं जिससे वो क्या बन जाए, वो आइसोटोनिक खुद बन जाए। अब जो वो सोल्यूट है जिसकी वजह से हम क्या बना रहे हैं, किसी भी सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना रहे हैं, वो क्या है, वो NaCl है। वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए। कितना, 0 पॉइंट, यहाँ पे हर जगह 0.52 लिखा हुआ है, आप इसको -0.52 डिग्री सेल्सियस कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है, W = 0.52 - A/0.58। ये जो फॉर्मूला है W = 0.52 - A/0.58। अब इससे हम समझते हैं इसको A/B भी ले सकते हैं, बिकॉज ये हमारे को पता नहीं होता। अभी हमारे को इस केस में पता है कि 1% ऑफ NaCl कितना प्रोड्यूस करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.58, तो इसलिए हम लोगों ने 0.58 लिया है। वैसे W क्या है हमारे पास, इट इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ml। प्लीज़ नोट डाउन, इट इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ml, जिसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके अंदर, ड्रग सैंपल के अंदर, ताकि हम उसको आइसोटोनिक बना सकें, उस सैंपल को क्या बना सके, आइसोटोनिक बना सकें। ए इज़ व्हाट, ए यहाँ पे क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेबल सोल्यूशन, जिसके बारे में हमारे को अभी कुछ नहीं पता, मतलब 1% सोल्यूशन, जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है बेसिकली। उसके बाद है हमारे पास क्या, बी क्या है यहाँ पे, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडेड सब्सटेंस, मतलब जिसकी वजह से, जिस सब्सटेंस को ऐड करके हम इसको क्या बना रहे हैं, आइसोटोनिक, मतलब यहाँ पे हम किसको ऐड करके बना रहे हैं, 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ किसको, NaCl को। इस NaCl को ऐड करके हम इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये वो एडजस्टिंग सब्सटेंस है, ये वो अननोन सब्सटेंस जो सैंपल है, ये एडजस्टिंग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का वैल्यू है। दिस इज द नेक्स्ट मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, इसका नाम है हेमोलाइटिक मेथड। पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था, क्रायोस्कोपिक मेथड। ठीक है, अब ये किसने डेवलप किया था, मेथड डेवलप्ड बाय हंटर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू चेक द इफेक्ट ऑफ वेरियस सोल्यूशन ऑन ड्रग बाय सस्पेंडिंग द RBCs। ठीक है, बाद में ये देखा जाए कि उन RBCs जो उस सॉल्यूशन में सस्पेंड किए गए थे, उसके अंदर कैसे कैसे चेंज आए हैं। ठीक है, तो हम RBC के अंदर कैसे चेंज देखेंगे, उसकी सिर्फ शेप में चेंज देख सकते हैं। तो उसकी शेप में चेंज किस किस तरीके से हो सकता है, श्रिंकिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्स्टिंग हो सकती है और रिंकलिंग हो सकती है। ठीक है, ये कुछ चेंज देखे जाएंगे किसमें, हेमोलिटिक मेथड से। ठीक है, अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि मान लो आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लिया क्या, ब्लड, प्लस में सैंपल जिसकी आइसोटोनिसिटी को हमने देखना है, मतलब मेजर करना है। ठीक है, एक में हमने लिया ब्लड प्लस में NaCl। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, हम इन जो सॉल्यूशंस हैं इनको क्या करा देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं। क्या करा देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं। और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, सस्पेंड होने देते हैं उन आरबीसीज को। और जब सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं वो आरबीसीज, तो वो क्या कर लेते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उन वहाँ से उन आरबीसी को लेके किस में देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। उस माइक्रोस्कोप में क्या देखा जाता है कि उनके सेल्स की शेप्स में क्या डिफरेंस आया है। मान लो उसकी जो सेल की शेप्स है, इधर अगर तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या था, अगर तो वो आइसोटोनिक था, ठीक है, तो नो चेंज दिखेगा। अगर वो हाइपरटोनिक था सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसमें क्या दिखेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हाइपरटोनिक मतलब आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, सेल के इनर साइड से। तो मतलब इट मीन सोल्यूट क्या कर चुका है, सोल्यूट अंदर की तरफ से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने दो पढ़े, एक कौन सा था, एक था आइसोटोनिक, एक था हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के केस में क्या हो रहा था, जो सोल्यूट था वो कहाँ मूव कर रहा था, फ्रॉम द इनर साइड टू आउटर साइड। ठीक है, तो अंदर से जब वो सेल्स के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर मूव कर रही है, तो मतलब सेल के अंदर की स्पेस क्या हो रही है, वो कम हो रही है, उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अंदर से कम हो रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और आइसोटोनिक मीन्स सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब एक लास्ट केस है दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक। यही चेंज हो सकता है आरबीसीज के अंदर। हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है कि अब ऑस्मोटिक, हम हमारे को हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनर द सेल ज़्यादा है और आउटर ऑफ द सेल कम है। ठीक है, वो टॉनिक सोल्यूशन से हम क्या समझ सकते हैं कि जिसकी इनर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो जैसे इनर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ का, बाहर का डिक्रीज कर जाएगा और सब चीज़ें क्या मूव करनी शुरू कर जाएंगी, अंदर की तरफ मूव करनी शुरू हो जाएंगी। अब अंदर मूव कर रही है तो इट मीन्स क्या है यहाँ पे, इस केस में हाइपोटोनिक के केस में ये क्या कर रहा था, श्रिंक हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो आरबीसी विल स्वेल।